नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। खबरदार में आपका स्वागत है और खबरदार करते हुए देश आतंक की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज वेयर ऑफ रेस्ट केस ठहराते हुए मौत की फांसी पर मुहर लगाई। इन सब सवालों पर बात होगी और खासतौर से 21 बरस पहले का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का कुछ हिस्सा भी आपको दिखाएंगे, जब पहली बार याकूब मेनन ने कहा था हाँ गुनाह किया है, हथियार लाए थे, पैसे दिए थे। बरा लेकिन पहले 20 खबर। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने खारिज की याकूब मेनन की याचिका। कल सुबह 7 बजे नागपुर सेंट्रल जेल में दी जाएगी फांसी। एमआईएम के अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल, कहा बाबरी केस के आरोपियों को फांसी की सजा क्यों नहीं। और कांग्रेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलने की जरूरत नहीं, बीजेपी बोली न्याय की जीत हुई। नागपुर सेंट्रल जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा, जेल के आसपास धारा 144 लागू। मुंबई के सभी थानों में अलर्ट जारी। याकूब की पत्नी और बेटी नागपुर के लिए रवाना। याकूब के 2 भाई पहले से नागपुर में मौजूद। रामेश्वरम पहुंचा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर। कलाम की याद में रो पड़ा पूरा शहर। कल सुबह पुश्तैनी गांव में सुपुर्दे खाक होंगे पूर्व राष्ट्रपति कलाम। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी आखिरी विदाई। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल विवादों में, निजी गाड़ी और ड्राइवर होने के बाद भी पुणे से बाहर जाने के लिए सरकारी वाहन की मांग। विज्ञापन को लेकर केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार। विज्ञापन पर किए खर्च का मांगा ब्यौरा। बिहार में नीतीश के बढ़ चला बिहार कैंपेन को झटका। पटना हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद लगाया प्रतिबंध। कहा पूरी जानकारी दीजिए, खर्च कहां किया। एक बार फिर नीतीश कुमार की शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद से मिले बिहार के सीएम। गुरदासपुर में आतंकी हमले में शहीद हुए एसपी बलजीत सिंह का अंतिम संस्कार। कपूरथला में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी दिन। मथुरा में बेकाबू भीड़ ने गैंगरेप आरोपी को पीट कर मार डाला। 2 आरोपियों को 2 पुलिस चौकी से निकाल कर पीटा गया। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों का आतंक। घर में घुसकर पति पत्नी को मारी गोली। पैरोल पर छूटे कैदी ने वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ में मिड डे मील में दिए दूध पीने के बाद 55 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। प्रशासन मामले की जांच में जुट गया। गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से हाहाकार। बारिश से अब तक 22 लोगों के मरने की खबर है। एनडीआरएफ की 15 टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। राजस्थान में भी कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जालौर में बाढ़, कई गांव पानी में जलमग्न। राहत और बचाव कार्य में सेना की ली जा रही है मदद। जयपुर में नेवटा बांध पर हादसा। सेल्फी लेने के दौरान 3 दोस्तों की पानी में डूबने से मौत। तीनों लड़कों के घरों में छाया मातम। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में तूफान से तबाही। तूफान में 100 से ज्यादा घर तबाह। कई लोगों के घायल होने की भी खबर। सियालदा में ट्रेन सेवा बाधित। संजीव चतुर्वेदी और अंशु गुप्ता को मिला रमन मैग्सेसे अवार्ड। संजीव चतुर्वेदी ने एम्स में सीवीओ रहते करप्शन के खिलाफ उठाई थी आवाज। अंशु गुप्ता एनजीओ गूंज के संस्थापक। और अब बात 93 के ब्लास्ट और उसके आरोपी और उसके बाद दोषी और अब फांसी की सजा। पहली फांसी कल सुबह 7 बजे। 21 साल बाद मुंबई ब्लास्ट के मुजरिम याकूब मेनन को जुर्मों का आज एक आखिरी हिसाब किताब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब के मुस्तकबिल पर मौत की स्याही फेर दी। याकूब ने फांसी के फंदे से बचने की कोशिश बहुत की, लेकिन कानून की बिसात पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही।
एक ठहरा फैसला आखिरी मुकाम तक पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने याकूब की किस्मत पर कानून की स्याही से फांसी की सजा दर्ज कर दी। अब न सवाल की गुंजाइश बची है, न दलील की जरूरत। याकूब के लिए कयामत की रात दस्तक दे चुकी है। याकूब मेनन की याचिका खारिज कर दी गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और उन्होंने कहा कि जो डेथ वारंट है वो इन ऑर्डर है। इसके पहले जो क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड किया गया था 3 जज द्वारा, वो सही है, और इनकी रीट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसको खारिज कर दिया। याकूब के लिए राहत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। दया माफी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। बचे हैं तो बस फांसी से पहले जिंदगी के चंद घंटे, क्योंकि 21 साल लंबी कानूनी लड़ाई में याकूब पूरी तरह परास्त रहा। अब आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी है। याकूब को फांसी की सजा बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने टाडा कोर्ट की डेथ वारंट भी बहाल रखी। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी दया याचिका ठुकरा दी। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे भी याकूब के लिए पूरी तरह बंद हैं। याकूब की तमाम उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही अस्त हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि याकूब के जुर्मों की एक ही सजा है, फांसी। 3 जजों की बेंच ने एक राय से याकूब को फांसी मुकर्रर कर दी। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल पंत और जस्टिस अमिताभ रॉय ने क्यूरेटिव पिटीशन के लिए गठित बेंच की संवैधानिकता का सवाल भी खारिज कर दिया। बड़ी बेंच की साफ राय थी कि क्यूरेटिव पिटीशन पर विचार करने वाली बेंच सही और संवैधानिक थी, यानी कि फांसी की सजा से पहले अदालत ने तमाम सवालों का जवाब भी दे दिया। अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। तो सुप्रीम कोर्ट में याकूब के वकीलों ने कानूनी दाव पेंच का पूरा ताना बाना तैयार किया, अदालती प्रक्रिया की खामियां गिनाई और उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए कई नए तर्क भी गढ़े। लेकिन अदालत पर सब कुछ बेअसर। आज अदालत में कैसे दोनों तरफ से दलीलों का दौर चला, जरा रिपोर्ट देखिए। देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी थी। सस्पेंस और रोमांच से भरे एक बेहद दिलचस्प केस का फैसला आने वाला था। याकूब को फांसी की सजा रहेगी या टलेगी, इस सवाल से पर्दा हटने का इंतजार हो रहा था। वक्त सुबह 10:35। जगह सुप्रीम कोर्ट, रूम नंबर 4। तय समय पर जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल पंत और जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच कोर्ट रूम पहुंची और फिर सवालों और दलीलों का दौर शुरू हो गया। याकूब ने फांसी से बचने की पूरी जद्दोजहद की। उसकी तरफ से 3 वकील कोर्ट में उतरे। बचाव पक्ष के वकीलों ने सबसे पहले क्यूरेटिव पिटीशन खारिज करने वाली बेंच की संवैधानिकता पर सवाल उठाया। दलील ये दी कि याकूब को बचाव का पूरा मौका नहीं मिला। क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई की सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। डेथ वारंट की जानकारी पहले से दी जानी चाहिए थी। 300 लोगों ने याकूब को फांसी देने का विरोध किया था, इस पर भी विचार करना चाहिए। जवाब में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की दलीलें आई। उनका कहना था बचाव के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। याकूब ने बचाव के तमाम उपाय आजमा लिए हैं। अगर याकूब को फांसी नहीं हुई तो ऐसे मामलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि याकूब सैकड़ों बेकसूरों की मौत का गुनहगार है। याकूब के वकीलों ने पुरजोर कोशिश की। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उधर एक नई दया याचिका राष्ट्रपति को भेज दी गई। लेकिन ये तमाम कवायदें औंधे मुंह गिर गई। करीब 6 घंटे की बहस के बाद 3 जजों की बेंच का फैसला आया। बेंच का 2 टूक कहना था। अटॉर्नी जनरल ने जो बातें कही है वो तार्किक है। टाडा कोर्ट का डेथ वारंट सही था, फैसले में कहीं कोई खामी नहीं रही। मुख्य न्यायाधीश ने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया। क्यूरेटिव पिटीशन पर विचार करने वाले जज रिटायर हो गए थे। बेंच की वैधानिकता पर सवाल उठाना सही नहीं है। याकूब मेमन के मामले पर देश में लोगों की राय बटी हुई थी, तो न्यायपालिका में भी जजेस के बीच राय बटी हुई दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया पर उठ रहे सभी सवालों को खारिज कर दिया और याकूब के लिए मौत की तकरीर तय कर दी। याकूब मेमन का ये मामला सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इसलिए भी अहम माना जाएगा कि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क्यूरेटिव पिटीशन का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। फांसी की सजा पाए किसी कैदी को जितने भी कानूनी विकल्प होते हैं उससे ज्यादा विकल्प याकूब मेमन ने इस्तेमाल किए, लेकिन अब ये सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं।
कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। तो याकूब की मौत अब तय है और जब भी याकूब से मुंबई ब्लास्ट के बारे में पूछा गया उसने कहा यही, इसके पीछे उसके भाई टाइगर मेमन की साजिश थी। टीवी चैनल को दिए अपने इकलौते इंटरव्यू में याकूब अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश भी करता रहा। 21 बरस पहले पहला और आखिरी इंटरव्यू सुनिए जरा। Tiger, I had given the work to execute. Tiger with his boys have executed the blast. Tiger did because of poisoning from Pakistani government and January riots. Because in January riots, Muslims were singled out. Brain was Pakistan government. ISI, what they call. And what did they do? They supplied arms, explosives through their agent Tawfiq Jaliawala, and they dictated the spots. If there would have been a slight inkling also, we would have never allowed him to do all this thing. Right from the moment I have reached there, I have been thinking to come back to my country. I was waiting for the occasion, and along with my family, not alone. I was not enjoying. If I would have enjoyed this life, why should I come here now? And before going, I had left message to my younger brother that see, I'm going to India with this purpose. I want to show all these peoples now, we better shift from here. So I don't know whether they have shifted or not. Dawood Ibrahim, according to Tawfiq, he's there. Do you know Javed Chikna? I've heard his name. He's also in Pakistan. And Ijaz Pathan? Ijaz Pathan is also in Pakistan. Tiger, along with them, with their mutual consent, this work was done. On reaching Karachi, after I had a long discussion with Tiger that why you have called me here. So he later on explained me all these things. With my brother, I don't have any contact. I hardly remember I have spoken 1 hour with him, at a stretch in my life. What his role in the house was, he was just as a family member coming, having talk with us. Once he was out, he called himself Tiger. He never called himself Tiger in our house. See, I was least interested in the smuggling business and the way of doing it. As he was least interested in my income tax and company law and all these things, I never asked him what is the procedure of doing smuggling and what arms to carry, as he never asked me what files you are carrying in your bag. In Pakistan, whatever I was doing with a specific purpose, because I didn't have any other alternative. I used to collect all the information for my purpose, and that was to know exactly. And I know who are the people behind it, I know the exact addresses, and I know the Pakistani government involvement. That's what I want to say to the international community. Whenever Pakistan will get this type of occasion, they will definitely give trouble to our country. Definitely. If they will get a chance to slap even one of our person, they will do that. They are up to this. I have come back to show the people who were behind this bomb blast. See, during my stay in Pakistan, I came to know that Tawfiq Jaliawala, this helped by ISI of Pakistan, these were the mastermind of the blast.
and execution was given to Tiger and his boys, and the training of his boys was also done by this ISI people in Pakistan. I'm not expecting anything from the people. I just want to put the facts to the people, let them decide. और इन सब के बीच खबर आ रही है कि गृह सचिव पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन, क्योंकि दया याचिका जो भेजी गई थी आज और उसके मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था नागपुर में की गई है। नागपुर जेल में चारों तरफ पुलिसकर्मियों की तैनाती, मुंबई शहर में 21,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। लेकिन इन सबसे इतर दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में दरअसल घमासान मचा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में केजरीवाल ने जो उसमें जिक्र इस बात का किया है कि आप हमें परेशान करते हैं। दरअसल अफसरों के तबादले पर खफा है और तबादले पर जो आपत्ति जताई गई है उसी का इस लेटर में जिक्र है। और एलजी के जरिए लगाम लगाने का भी जिक्र किया गया और फिर से स्लोगन वही लिखा है जिसमें कहा गया है कि आप हमें परेशान करते हैं लेकिन हम अपना काम करते हैं। यानी फिर से उसी स्लोगन के जरिए जिक्र किया गया है, आप परेशान करते हैं, हम काम करते रहेंगे। दरअसल 2 अफसरों को तबादला कर दिया गया है जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री खासे खफा है। 4 पन्नों का ये लेटर है जो भेजा गया है और उसकी आखिरी लाइन में ही इसका जिक्र है, हम काम करते रहेंगे, आप परेशान करते रहिए। लेकिन उधर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए विशेष विमान से मदुरई होते हुए रामेश्वरम पहुंचा। कल सुबह उनका अंतिम संस्कार होगा, सुपुर्दे खाक होंगे और पैतृक गांव में होगा। लेकिन वहां पर जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो पूरा शहर शोक में डूब गया। रिपोर्ट देखिए। चिरनिद्रा में सो चुके पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उनकी जन्मभूमि रामेश्वर की सड़कों से गुजरने लगा तो आंसुओं का सैलाब रास्तों के दोनों तरफ उमड़ पड़ा। कलाम की आखिरी झलक पाने के लिए बाजार खुद ब खुद बंद हो गए। लोग चल पड़े उसी स्कूल की ओर जहां कभी बचपन में अब्दुल कलाम ने पढ़ाई शुरू की थी। उसी श्वार्ट्ज स्कूल के आंगन में अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाने हर खासो आम की भीड़ कतार में लग गई। It's a great loss for humanity. He is such a personal. I will not restrict only in the scientific realm. He was a global leader. He was caring for the humanity. राष्ट्रपति कलाम का पार्थिव देह आज रात उनके रामेश्वरम स्थित घर पर रखा जाएगा, जहां उनके भाई समेत तमाम रिश्तेदार तमाम आखिरी रस्में पूरी करेंगे। गुरुवार सुबह उन्हें गांव में ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री जयललिता बीमार होने की वजह से अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद नहीं रहेंगे। हालांकि राज्यपाल और सभी वरिष्ठ मंत्रियों समेत सरकार के आला अधिकारी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर के साथ विशेष विमान से दिल्ली से मदुरई पहुंचे, जहां उन्हें पूरे सैनिक सम्मान के बीच श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। आज तक ब्यूरो। छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। खबरदार में इतना ही।